नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री होगी या नहीं, इसे लेकर आज भी फैसला नहीं हो पाया। इस सिलसिले में गठित की गई 8 सदस्यीय समिति ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट तो सौंप दी, लेकिन सोनिया गांधी ने इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। लेकिन हाँ, अब एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 का गठन करने का निर्देश जरूर दे दिया है। लेकिन मुद्दा वही रहेगा कि मोदी लहर के सामने कैसे चलेगी प्रसाद किशोर की रणनीति। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है। और हमारे साथ इस चर्चा में आज जुड़ चुके हैं भाजपा की ओर से संजीव पंचोली, हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से डॉक्टर निकुल पटेल, हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ ज्योति अमीन पटेल हमारे साथ जुड़ चुकी है, और राजनीतिक विशेषज्ञ भरत राजगुर भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे यहाँ पर ज्योति जी शुरुआत करना चाहूंगी। अगर प्रशांत किशोर की बात करें तो उन्होंने तो प्रेजेंटेशन भी दे दिया, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों का उल्लेख किया, जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपने जमीनी स्तर के नेता कार्यकर्ताओं की फिर से एक बार शोध करनी होगी, या फिर कहीं ना कहीं उन्हें एक ऐसी रणनीति देनी होगी ताकि वन डायरेक्शन में जो उनकी टीम है वो जा पाए। जल्पा जी, अब राजनीतिक पार्टियां कॉरपोरेट कंपनियां बन गई है और प्रशांत किशोर है तो वो एक तरह से कह सकते हैं कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या कंसल्टेंट है। तो अब जो प्रोफेशनल वे में जिस तरह से आजकल अब मैनेज हो रहा है, तो अ, मतलब अब राजनीति की पूरी दिशा बदल चुकी है। अब लोग कमोडिटीज है, ऐसा है। तो ठीक है, अब एक्चुअली क्या है कि पीके को लाए थे मोदी जी, और उस जी वक्त 2012 में गुजरात चुनाव में उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई जो सफल रही। फिर 2014 की लोकसभा की जो चुनाव हुए थे उसमें भी वो जीते थे। तो मतलब एक तरह से उनका अगर हम ग्राफ देखें तो उनका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। तो जी जैसे कह सकते हैं कि 15 में जब बिहार चुनाव हुए थे तब उन्होंने जनता दल यूनाइटेड में किया था कांटेक्ट, तो वो उस जी वक्त जीते थे। फिर 17 में पंजाब में कांग्रेस को जीताया था। उसके बाद 19 में आप 19 में आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी को जिताया था, और 20 में दिल्ली में आप पार्टी, और 21 में दो हुए हैं चुनाव जिसमें बंगाल में उन्होंने टीएमसी और तमिलनाडु में डीएमके को जिताया था। तो मतलब पीके है वो प्योर प्रोफेशनल व्यक्ति हैं जिनका किसी जी पार्टी या विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। तो वो प्योर प्रोफेशनल बेस पे जा रहे हैं। वो अभी तक सिर्फ एक ही जगह फेल हुए हैं। वो है कि 2017 में यूपी में कांग्रेस को नहीं जीता पाए थे वो। जी तो चुनाव के वक्त अगर हम देखें, हेलो, जी जी ज्योति जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल। हाँ जी। जल्पा जी, जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं हम आपको। जल्पा जी, जी बिल्कुल ज्योति जी। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ। अच्छा। तो सही आ रही है। अभी अब उनको कांग्रेस ने हायर किया है 2024 के चुनाव के लिए, अभी से स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए। और उन्होंने वही बात की है जो हम लोग विश्लेषक यहाँ डिबेट्स में कहते हैं कि जी ठेठ जमीनी स्तर से कांग्रेस में बदलाव की जरूरत है। उसकी कार्य की शैली में जो और मार्केटिंग का जो एक जी आक्रामकता होना चाहिए उसमें अब उसमें ज्यादा जरूरत है। वो वही बात कर रहे हैं। बात वही है कि इम्प्लीमेंट कितना हो पाएगा, और जी कांग्रेस के कार्यकर्ता या स्थानिक नेता उसे जी कितनी मतलब मान्यता देते हैं उनके विचारों को। क्योंकि जी यूपी के वक्त उन्हें बहुत तकलीफ हुई थी 2017 में कि वो समझ नहीं पा रहे थे। जब एक जमीनी मुआयना करने के लिए कोई प्रचारक जाता है, वो देखता है कि भाई क्या चल रहा है जमीनी तौर पे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं हो पा रहा था। और वही बात है कि जहां कांग्रेस में स्थानीय और हर राज्य की नेतागिरी में यह तकलीफ है कि वहां जूथबंदी बहुत है, और एक जना जी कोई जो उनको सही आकलन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो उसकी वजह से फिर वहां वो फेल हो गए थे।
तो अभी वो कांग्रेस में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्योर प्रोफेशनल इंसान है, उनका किसी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, और इसी लेवल से वो हर अलग अलग पक्ष के लिए वो काम करते हैं, स्ट्रेटेजीज डिसाइड करते हैं, और अभी तक उनका ग्राफ अच्छा है, सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। अब जी देखते हैं कि आगे कांग्रेस में वो कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। जी बिल्कुल। जी जलपा आपकी और निकुल जी यहाँ पर आना चाहूंगी। अगर 2024 की बात करें तो वो लोकसभा चुनाव के लिए अब एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप बनेगा, जिसका निर्देश दिया गया है। जिस तरह हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उन्होंने आज सोनिया गांधी जी का जो भी मंतव्य है प्रेस मीडिया को साझा किया कि आने वाले दिनों में जिस तरह वो 8 मेंबर कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया तो उससे बेस पे एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 जो बना है और उसके नाम भी सबको साझा किए जाएंगे। उसके बेस पे एक और अनाउंसमेंट किया कि आने वाले दिनों में मई 13 से 15 के बीच में एक चिंतन शिविर होगा जहां पूरे देश से कांग्रेस के जो भी बड़े बड़े नेता है वो आएंगे। वो देश की जो भी राजनीतिक व्यवस्था है, कांग्रेस की जो भी व्यवस्था है वो उस पर चर्चा करेंगे। तो ये जो पूरा निर्णय है वो आने वाले दिनों में 2024 जैसे ये टैग दिया गया है तो डेफिनेटली 2024 यानी लोकसभा का जो इलेक्शन आएगा उस तक जो भी चुनाव आएंगे उसके अंदर ये जो एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप है वो निर्णय लेगा और आने वाले दिनों में कांग्रेस की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, कैसे करेंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे, क्या क्या ध्यान रखने जैसी चीज है, लोकली लेवल पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब ये लोग ध्यान रख के वो कार्य करेंगे। जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले ये चिंतन शिविर आई थिंक राजस्थान में रखा हुआ है 13, 14, 15 मई को। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पूरे देश के अंदर कांग्रेस की जो स्थिति है उसकी समीक्षा की जाएगी ये ग्रुप के द्वारा। और जो भी चुनाव है, जैसे आई थिंक मई के बाद गुजरात चुनाव आएगा, उसके बाद जो भी असेंबली इलेक्शंस आएंगे उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स है इनके द्वारा वो फुलफिल किया जाएगा। जलपा जी बिल्कुल। आपकी और संजीव जी यहाँ पर आना चाहूंगी। अगर 2024 की बात करें तो हमेशा से ऐसे तो भाजपा हमेशा एक कदम आगे चलती है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं विपक्षी दलों की बात करें उसमें भी कहीं ना कहीं एक ममता बनर्जी का गुट है, वो भी 2024 के लिए प्रयास कर रहा है। और दूसरी ओर कांग्रेस ने भी, भले ही प्रशांत किशोर के साथ वो जाए या ना जाए, लेकिन उन्होंने ये लक्ष्य रखा है कि 2024 में अब कैसे भी करके कांग्रेस को एक बार फिर उठाना है। देखिए जलपा जी, प्रशांत किशोर का जन्म ये नरेंद्र मोदी की विचारधारा है और वो नरेंद्र मोदी की खोज है। तो सबसे पहले तो प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी से काफी प्रभावित है और भाजपा के साथ में मिलकर, भाजपा की लीडरशिप के साथ में मिलकर जब गुजरात मॉडल बनाया था तो उसी वक्त दैट वाज अ बोथ वे लर्निंग सेशन, द लर्निंग सेशन फॉर द भारतीय जनता पार्टी ऑल्सो and as well as the प्रशांत किशोर also. कुछ प्रशांत किशोर की अच्छी बातें थी वो भारतीय जनता पार्टी ने अडॉप्ट की है और भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो प्रशांत किशोर ने अडॉप्ट की है। क्योंकि मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि जैसे जैसे प्रशांत किशोर का कद बड़ा होता गया, उन्होंने अभी जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं है उन्हीं स्टेटों में अपना मैं कहता हूं कि उनका परफॉर्मेंस दिखाया है। जैसे हमारी बहन राजनीतिक विशेषज्ञ ने, ज्योति बहन अमीन ने काफी डिटेल से सारी बातें बताई है। अभी जो ये स्ट्रेटेजी कांग्रेस की जो है उनको सोनिया गांधी के जरिए सौंपा गया है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा लंबा सा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सोनिया जी को दिया था जी। अभी मजे की बात यह है कि ये पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मेरे पास भी आज है। इसका मतलब ये है कि सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास वो प्रेजेंटेशन है और हम लोगों ने ये प्रेजेंटेशन अभी पढ़ भी लिया है, उसको समझ भी लिया है। तो हमारे पास भी अभी जो समझ लीजिएगा कि ये कहा जाता है कि भाई इट इज लाइक अ कॉर्पोरेट सेक्टर, किन किन जगहों पर हमारी पार्टी वीक है और कहां से पार्टी को स्ट्रांग बनाना है। सवाल उठ रहा है संजीव जी, जैसे आप बता रहे हो कि आपके पास भी वो प्रेजेंटेशन है, तो वो बाद में आया या फिर भाजपा ने ही बना के दिया था, ये भी एक प्रश्न उठ रहा है। नहीं, वो प्रशांत किशोर का बना हुआ प्रेजेंटेशन मेरे पास है जी, क्योंकि मुझे भारतीय जनता पार्टी के दूसरे जो हमारे सोर्स है, जो हमारे दोस्त है राजनीतिक वैशिष्ट, जो हमारे दिल्ली में बैठे हुए हमारे कई सारे दोस्त हैं,
तो वहीं पर से हमारे पार्टी के कुछ वरिष्ठ लोगों के पास आया है, तो शायद आपके पास भी वो आया होगा। जी तो मैंने भी उसका काफी अध्ययन किया है। दैट इज अ 5 स्टेटिक डिसीजन। उसके एक इम्पोर्टेंट 85 स्लाइड वाला जो प्रेजेंटेशन अभी घूम रहा है, शायद आपके पास भी होगा। वन ऑफ देम इज, वो 5 स्ट्रेटेजी पर वो जा रहा है, जा रहे हैं मतलब। तो वो दैट इज अ रिजुविनेशन और द रीबिल्डिंग ऑफ द कांग्रेस। सबसे पहली बात उन्होंने कही कि रीबिल्ड द लीडरशिप, एंड द इम्पोर्टेंट बात उन्होंने वो कही है कि भाई देयर मस्ट बी सेकंड कैडर लीडरशिप। जो एक ही परिवार पूरा कांग्रेस चलाता है वो नहीं चलेगा। इनडायरेक्टली उन्होंने कहा है कि यू मस्ट हैव वन कार्यकारी प्रेसिडेंट, दोज हु कैन कोऑर्डिनेट with the local alliance as well as their parties, and एक जनरल सेक्रेटरी भी ऐसा चाहिए कि वो आम लोगों से मिले, मतलब आम जो उनका जो गठबंधन है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, लोकल अलायंस कैसे किया जाए। तो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, पर इनकी 5 स्ट्रेटेजी हमने भी पढ़ ली है। तो भारतीय जनता पार्टी हो तो सकता है, इस जैसे पर संजीव जी आप बता रहे हो कि आपने वो स्ट्रेटेजी पढ़ ली, तो हो सकता है भाजपा ने उसके ही डिफेंड की स्ट्रेटेजी भी अब तक बना ली होगी। नहीं, मैं वही कहने जा रहा हूँ। ये सब स्ट्रेटेजी हमारी 2000 की साल से चल रही है। ये अभी जो बात बता रहे हैं तो वो हमारी 2000 की साल से ये स्ट्रेटेजी पर हम वर्क कर रहे हैं। तो वैसे कहा जाता है कि भाई सिंगापुर अगर हिंदुस्तान को बनाना है या तो दुबई बनाना है तो हमें 25 साल लगेगा। मैं कहता हूं कि वो बनाने में 50 साल लगेगा। इसीलिए अभी ये स्ट्रेटेजी हमारी पुरानी हो चुकी है, हम कोई और स्ट्रेटेजी पर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी स्ट्रेटेजी इट इज आउट ऑफ डेट फॉर द भारतीय जनता पार्टी। वी हैव अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी नाउअडेज एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट एज अ कोर कमिटी, एंड द फ्रंट लीडर मेंबरशिप उन पर कार्य कर रही है। बतौर वक्ता हमें भी उससे कुछ हमारा भी उनमें इम्पोर्टेंस इनपुट्स दायित्व होता है। तो वी आर ऑल्सो स्टडिंग दैट। तो देखिए दिनों में अगर लीडरशिप, उनको तो बोला गया कि भाई आप लीडरशिप से पहले स्ट्रेटेजिकल लीडरशिप बनाओ। तो हमारा तो जो मोदी जी का कार्य है वही हमारे पास। तो ये मतलब 360 डिग्री में हर बार कहता हूँ कि नीति, नियति और नेतृत्व और विकास और विश्वास के साथ में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अंत्योदय तक चलेगी। ये हमारा दायित्व है। साथ में हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठा है उसे हम सदैव दिल में रखकर हमारे 2024 के लिए सही में विकास ही मुद्दा रहेगा या बुलडोजर? नहीं, विकास ही हमारा दायित्व है। और जो अंत्योदय है उसका उदय कैसे हो, अंत्योदय हो जो वो उसका जीवन कैसे खुशहाल हो, यही हमारी राजनीति रहेगी। क्योंकि जिस हिसाब से काफी सारे निर्णायक स्टेप्स हमारे मोदी जी ने ये भारतवर्ष के लिए 2014 से लिए हैं, तो उन्होंने सबसे पहली बात कही थी 2014 में कि मेरी जो सरकार है वो बहनों दीकरियों की सरकार है, मेरी जो सरकार है वो अंत्योदय लोगों के लिए सरकार है। तो वो मोदी जी ने बखूबी कर दिखाया है। हमने देखा है कि आयुष्मान भारत कार्ड योजना वो 80 लाख लोगों के लिए पहले थी, अब वो पूरे भारतवर्ष के लिए है। समझिए आज मेरा 26,000 का प्रीमियम भुगतान कर रहा हूँ मेरी फैमिली के लिए, 4 लोगों के लिए, 3 लोगों के लिए, क्योंकि मुझे वो 5 लाख का इंश्योरेंस चाहिए। तो आने वाले दिनों में वही इंश्योरेंस अगर कोई इनकम टैक्स भी भरता है तो वो उसको भी आयुष्मान भारत कार्ड दिया जाएगा और केवल 500,000 रुपये में वो कार्ड दिया जाएगा, जिसको मेरी भुगतान आज की 26,000 रुपया है। तो ये एक बहुत ही बड़ा निर्णय भारतवर्ष के लोगों के लिए है। और बहुत सारे सुखाकारी प्रोजेक्ट्स के सालों से जम्मू कश्मीर एक तुष्टीकरण नीति में बंधा हुआ था, उस पर धारा लगी हुई थी, लेह लद्दाख के लोगों को अन्याय हो रहे थे, नॉर्थ ईस्ट में कभी रेलवे नहीं गई थी। तो ये सारे कार्य जो है, 4 धाम यात्रा ठीक से हो नहीं रही थी, कैलाश मानसरोवर यात्रा का हमने कभी स्वप्न भी नहीं देखा था, तो वो सब 85% काम वहां भी हो चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी है नॉट ओनली द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट राजनीति, वी हैव 360 डिग्री राजनीति है हमारी। तो हर मुहिम में हर जगह से भारतीय जनता पार्टी कैसे पूरे भारतवर्ष में छा जाए। और माननीय मोदी जी के साथ में अब अमित शाह जी हैं, हमारे जेपी नड्डा जी है, यूपी में जैसे बाबा ने कर दिखाया है, गुजरात में हमारे भूपेंद्र भाई ने कर दिखाया है, हमारे CR पाटिल साहब की जो लीडरशिप नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है, हम कोई भी इलेक्शन हारे नहीं है। हम पूरे गर्व से कह सकते हैं कि भाई पंचायत से पार्लियामेंट तक हम लोग हैं, पूरे 26 MPs हमारे, 61 MLAs हमारे हैं, 93%
जो जिला पंचायत, तालुका पंचायत, वो हमारे साथ में है। तो ये मतलब माहौल है, इसीलिए माहौल ये बना है कि सबको साथ में लिए चलना और सब में विश्वास रखना, लोग भागीदारी से जनसेवा का कार्य करना, यही सारे मुद्दे आने वाले दिनों में रहेगा। और जैसे प्रशांत किशोर की जो पूरी स्ट्रेटेजी है वो हम उसको तो कब को हम उगल गए हैं, तो आने वाले दिनों में हमारी स्ट्रेटेजी एक टॉप सीक्रेट भी है। तो एक मिली जुली स्ट्रेटेजी बनाकर कैसे भारतवर्ष में एक अच्छा सुशासन फैले, लोगों का एक अच्छा खुशहाल हो, ये देखने की हमारी जिम्मेदारी है। और हम सभी कार्यकर इससे पूरे जिम्मेदारी से तहे दिल से भारत माता के लिए कार्य करने के लिए हम अनुबंधित हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। जी, आपकी और भरत जी यहाँ पर आना चाहूंगी। मुद्दा तो ये भी है कि प्रशांत किशोर की अगर बात करें तो ऐसा पहली बार नहीं है कि कांग्रेस में वो शामिल होंगे या फिर कांग्रेस के लिए वो कुछ रणनीति बनाएंगे। इससे पहले भी चर्चाएं हो चुकी है, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं गुटबाजी की वजह से या फिर उनके जो सीनियर नेता है उनकी मतभेद की वजह से कांग्रेस जो है वो कभी प्रशांत किशोर की रणनीति पर पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पाई। आपने बिल्कुल सही बात कही जल्पा जी। ज्योतिबेन ने जो बात बताई उसमें थोड़ा और ऐड करना चाहता हूँ, उसमें जोड़ना चाहता हूँ कि सबसे पहला तो जो आपने कहा वो नेतृत्व का होता है। अब आप देखिए कि हर एक जो भी राज्य है वो राज्यों में भी नेतृत्व का सवाल है, और नेतृत्व है, बात के लिए नेतृत्व रखा है, मगर अंदर जो आग जाके देखिए उसमें भी 5-5, 6-6 गुट, हर एक गुट अपनी अपनी ओर खींचता है। गुजराती में कहावतें थोड़ी अच्छी लगेगी कांग्रेस वाले दोस्त को कि उतरू ताणे गाम बन शियाल ताणे। गुजरात की सिर्फ बात कर ले तो हमारे पास शक्ति सिंह गोहेल, इधर मध्य गुजरात भरत सिंह, आप साउथ में जाइए, साउथ गुजरात में तो मोहम्मद के बेटे के साथ अपना गुट लेके बैठे हैं। तो ये सारी चीजें हैं वो आगे नहीं आती है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है, और इसी वजह से लोगों के दिमाग, लोगों के मन में जो एक भावना प्रकट होनी चाहिए, वो चाहे कुछ भी करे। आप देखिए निकाली, ये सब किया, जागृति के लिए और कार्यक्रम किए आपने, मगर उसमें लोग नहीं जुड़ पा रहे। लोग जो हम देखते हैं उसमें जुड़ते हैं। मैं ऐसे ही कहता, लोग कहते हैं हाँ कहा है तो या तो फिर हम कार्यकर हैं या किसी और भी बात बताई उन्होंने कि इतना मिल रहा है तो जा रहे हैं कि आज बढ़ जाएगा। ये जो स्थिति है सामने, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो चाहे किशोर जी की हो, उन्होंने कहा बिल्कुल सही है। मैं तो आपने सुना होगा, बहुत बार मैंने अपने डिबेट में भी कहा है, 40% मत पे 40% मत भारतीय जनता पक्ष जीतता है। 40% मत पे, अब 40% मतलब 60% उनसे नहीं मत दे रहे, फिर भी वो जीत रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सारे 60% जो है वोट सारे पहुंच जाते। ये एक इकट्ठा करना मुश्किल है। ये भी मुझे लगता है कि सारी पार्टियां, क्योंकि अपने अपने स्वार्थ हैं, मैं बिल्कुल स्वार्थ शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ जानबूझ के, कि उनको एक ही है कि आज हमारे इतने एमएलए आ जाएंगे, हमारे इतने मैनेजर जाएंगे, वो हमारे फैमिली के ही हैं। अब एक एक फैमिली में से 5-5 लोग जा रहे हैं। ये जो स्थिति है, सच्चे सेवक कहते हैं, वो कोई भी सोशल सर्वेंट है कोई नहीं आता है, सोशल सर्वेंट तक नहीं आएगा। मेरे ख्याल से कांग्रेस को ऐसे हर एक एरिया से अपने अपने सामाजिक कार्यक्रम चुनने पड़ेंगे। वो सामाजिक कार्यक्रम अगर चुनेंगे तो प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे ख्याल से वो अपने आप जीत जाएंगे, मगर वो होना या हो पाना बहुत मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी के पास सोशल इंजीनियरिंग इतनी बढ़िया है, मैं कहता हूँ, मैं चाहता किसी भी पार्टी को इसके खिलाफ भी नहीं, मगर उनका जो सोशल इंजीनियरिंग है, एक बनना प्रमुख है। छोटा सा गांव है, मिलना कुछ नहीं है, एक कार्ड दे दिया, उसके फोटो वाला बनना प्रमुख, वो बताता है मुझे। जब गया बीच में एक 75 साल के अंदर उन्होंने दिखाया, मैं देखो मैं पन्ना प्रमुख हूँ, मैंने कहा
मिल क्या रहा है? बोले कुछ नहीं, मगर जब मीटिंग होती है तब मैं जाके वहाँ बैठता हूँ। यहाँ जी घर पे भी उनको कोई इफेक्ट नहीं देता है आगे। ये जो स्थिति है वो एक एक पन्ना प्रमुख अपने काम को 10 लोगों को भी ले जाएगा तो भी 40% हो जाएंगे। ये जो स्थिति है, स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी कांग्रेस ने सिर्फ पीके के लिए नहीं, बाकी सबके लिए भी बदलनी पड़ेगी और तो ही कांग्रेस आगे कुछ कर पाएगी, लोगों के पास खड़ा करेगी। जी बिल्कुल। आपकी और ज्योति जी यहाँ पर आना चाहूंगी। अगर भाजपा की बात करें तो जैसे कि स्लोगन भाजपा हमेशा से उस तरीके के लाती है कि जो लोगों को भी मुंह जबानी याद रह जाता है, क्योंकि जहां पर भी वो चाहे मोबाइल देखे, सोशल मीडिया का यूज करे या कहीं जाए, उन्हें वही स्लोगन बार बार नजर आता है, जैसे कि मोदी है तो मुमकिन है, या फिर कहीं ना कहीं मैं भी चौकीदार। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस हमेशा से स्लोगन उनके डिफेंस में लेके आती है, जैसे कि चौकीदार ही चोर है, विकास जो है वो पागल हुआ है। यानी कहीं ना कहीं डिफेंस में ही स्लोगन इस तरीके का हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो उनके ही विरोध में यानी एंटी हो जाता है। सही बात है जल्पा जी। कहते हैं जब युद्ध जीतना हो तो एक तो आक्रामकता होनी चाहिए। सिर्फ डिफेंस करते हैं तो फिर सिर्फ डिफेंस ही रहता है, आगे नहीं बढ़ पाते, जीत नहीं पाते हैं। और दूसरा होता है कि उसके लिए सामने वाले की स्ट्रेटेजी की जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है। ये दो चार चीजें होती है। और एक बात मैं भी जरूर कहना चाहूंगी कि ये जो भाजपा का मैनेजमेंट है, मैं उसकी प्रशंसा हमेशा करती आई हूँ। जी उनकी नीतियों के साथ भाई कुछ मतलब मैं सहमत नहीं होती हूँ कभी कभी, लेकिन उनकी मैनेजमेंट की मैं इतनी प्रशंसक हूँ कि ये जरूर कह सकती हूँ कि आगे जाके इनका मैनेजमेंट दुनिया में केस स्टडी बन सकता है एमबीए के लिए। क्योंकि जब इतने करोड़ों कार्यकर्ताओं को एक शिस्त में रखना, वो भी जी एक लोहे के चने चबाने वाली बात होती है। और ये किस तरह से मुमकिन कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन हाँ एक मोटिव है, वो जुनून है कि जो जी सत्ता हासिल करनी है, जीतना है, तो वो जो एक लीडरशिप होती है। तो जी हमेशा हर कमी के बावजूद भी भाजपा अभी अगर जीत रही है तो उसकी जड़ में ये चीज है, मैनेजमेंट। अब जैसे चुनाव होता है तो उस वक्त क्या होता है कि अभी 2024 को तो 2 साल की देर है। उस वक्त तो ताजा मुद्दे होते हैं ना, वो ज्यादा असरकारक होते हैं, क्योंकि अपनी प्रजा की याददाश्त बहुत कम होती है। तब तक वो काफी कुछ अभी के जो मुद्दे होंगे वो तब तक तो भूल भी जाएगी। तो जैसे संजीव जी ने कहा कि ये लोग आगे चलते हैं, सही बात है। जी टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का सबसे पहले उपयोग भाजपा ने शुरू किया था। तो वो जो दिमाग में उनकी नई नई चीजें आती है, या उनके स्लोगन जो इतने कैची रहते हैं कि भाई हर, तो ये सारे एक सक्सेसफुल मार्केटिंग का हिस्सा होता है। क्योंकि देखिए आप एडवर्टाइज के जिंगल्स भी जो कैची होते हैं तो वो जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं। तो बिल्कुल प्रोडक्ट के साथ साथ ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी होती है कि मार्केटिंग किस लेवल का हो रहा है। और इसमें भाजपा शायद 10 या 100 कदम आगे हैं हर पक्ष के साथ। तो हाँ, ये भी जरूरी है कि जैसे उन्होंने प्रशांत किशोर ने कहा कि भाई सेकंड कैडर की लीडरशिप जरूरी है, बिल्कुल तो ये बात तो भाजपा में भी लागू हो रही है। क्योंकि यहाँ पे भी अभी मैं जो देख रही हूँ कि भाई अग्रिम पंक्ति है, उसके पीछे दूसरी पंक्ति इतनी उभरती हुई नहीं दिख रही है। तो वो जो दो चार लोगों का करिश्मा चल रहा है, वो अगर ना हो तो उसके बाद क्या। तो वैक्यूम तो हर समय के साथ आता ही है हर जगह। और ये बात भी है कि जब चुनाव होते हैं तब जो ताजा मुद्दे तो असर डालते हैं। हाँ, जब ये मैनेज मतलब इस तरह प्रोफेशनल हेल्प हायर की होती है तो वो एक हेल्प करती है कि पार्टी को एक शिस्तबद्ध तरीके से काम करने में कार्यकर्ताओं को इजी हो जाता है। क्योंकि उनके पास मतलब क्लियर डायरेक्शंस होती है, क्लियर जी इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि उन्हें क्या करना है। तो वो हवा में तीर मारने वाला काम नहीं होता है कार्यकर्ताओं के लिए। और दूसरी बात ये होती है कि परिणाम पर इसका असर जरूर आता है, लेकिन हाँ ये है कि परिणाम टोटली बदल सके उतनी कैपेसिटी तो नहीं होती है। अब जैसे प्रशांत किशोर ने जो मतलब स्ट्रेटेजी से जीता है जिस राज्य में चुनाव, तो वहां पर उनकी स्ट्रेटेजी थी, प्लस साथ में वहां के जो नेता थे मतलब उनका करिश्मा भी था। जैसे उस वक्त कैप्टन अमरिंदर
बहुत मेहनत की थी पंजाब बिल्कुल। चुनाव के वक्त। ऐसे ही दिल्ली में आपको जिताया था, लेकिन केजरीवाल की इमेज भी वहां बोलती है। तो ये सारी चीजें, नीतीश का भी काम बोलता है, नीतीश कुमार का बिहार में इतने टाइम से, बिल्कुल। भले ही वो फिर नाराज थे, वो अलग से जीते, लेकिन उनका जो उन्होंने बिहार को लाके खड़ा किया है, मतलब वो जंगल राज से निकाल के, तो उनका पर्सनल करिश्मा भी काम करता है। तो ये सारी चीजें साइड में हेल्प जरूर करती है, लेकिन वो चमत्कार नहीं कर सकती। तो हेल्प करने के लिए भी क्या है कि कार्यकर्ताओं में वो जो शिस्त होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। अभी तक जी। आपने देखा होगा कि जितने में राज्य मैंने कहे, मतलब उसमें से 2 साउथ के हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, एक जी। बंगाल का है। तो वहां पे भी ममता बनर्जी का मतलब वो पर्सनल करिश्मा बोलता जी, है। बिल्कुल। तो और साउथ में शिस्त बहुत है। तो ये जो कार्यकर्ताओं का जुनून होता है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और यही कांग्रेस मात खा जाती है। क्योंकि अब प्रशांत किशोर चाहे कितनी भी स्ट्रेटेजी बनाए, वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देंगे, लेकिन अगर जी। यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे नेता, तो फिर उसका असर दिखने वाला नहीं है। जी। तो ये जो माइंडसेट है वो कैसे बदला जाए, ये भी उन्हें सोचना पड़ेगा, क्योंकि उनको ये कमियां पता है। लेकिन इनके साथ डील करने के लिए उनके पास क्या कोई रणनीति है या सिर्फ इंस्ट्रक्शंस है? अगर रणनीति है तो वो कुछ काम कर सकती है तो सही है, क्योंकि कांग्रेस की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी खुद जी। की जुटबंदी है। और वो ही कहते हैं ना, अपने वाले ही जब जहाज में छेद करते हैं तो जी। जहाज फिर धीरे धीरे डूबने लगता है। तो इसमें से तो उबर के आना ही पड़ेगा। तो भाजपा के साथ अगर लड़ना है तो आपको उस लेवल से ऊपर जाना पड़ेगा। और अभी तक मैं जिस हिसाब से उनकी गति देख रही हूँ, तो अभी तो वो फिलहाल तो मुझे आज की डेट तक तो वो अनबीटेबल लग रहे हैं। अब हो जी। सकता है 2024 तक अगर जनता को या विपक्ष को कोई नया ऐसा मुद्दा मिल जाए, क्योंकि जी। अगर देखिए जब चुनाव आते हैं ना, तो एक ही गलती काफी होती है बिल्कुल। हारने के लिए, और एक ही सिंपैथी की लहर बहुत होती है जीतने के लिए। बिल्कुल। तो ये उस वक्त की चर्चा की बात हो जाती है, लेकिन हाँ, काम अभी से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि इन सब में बहुत वक्त जाएगा। अगर आपको पार्टी को मतलब जड़ मूड से आपको बदलना है, तो वो वक्त मांग लेगा। तो वो अभी से काम शुरू करना पड़ेगा, तब जाके उसका रिजल्ट 2 साल बाद दिखेगा। जी जलपा जी। जी, बिल्कुल। आपकी और निकुल जी यहाँ पर आना चाहूंगी। यहाँ पर मुद्दा ये भी है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की एंट्री पर रोड़ा एक चीज और बनी, क्योंकि प्रशांत किशोर द्वारा जो स्थापित इंडियन पॉलिटिक्स एक्शन कमेटी है, उन्होंने कहीं ना कहीं 2023 की विधानसभा चुनाव के लिए के चंद्रशेखर की जो कि टीआरएस है, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और कांग्रेस के अगर सीनियर नेताओं की बात करें तो मतांतर उसी के बात पर है, क्योंकि जो पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस के विरोधी है, उनके साथ प्रशांत किशोर की अच्छी बनती है। और दूसरा सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ ये भी है कि जैसे संजीव जी बता रहे थे कि हमारे पास तो पूरा प्रेजेंटेशन आ गया है, यानी ये भी विषय है कि क्या जो कांग्रेस के सीनियर नेता है वो प्रशांत किशोर के साथ सहमत नहीं है उनके साथ आगे बढ़ने में, क्या यही वो कारण है? सबसे पहले प्रशांत किशोर जी का जो आपने बोला है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि अभी तक कांग्रेस ने कोई भी फैसला नहीं लिया है कि प्रशांत किशोर के साथ वो काम करेंगे नहीं करेंगे। जैसे सुरजेवाला जी ने बताया कि अभी हम लोग ने जो 3 दिन प्रेजेंटेशन चला, जो 72 आवर्स 8 मेंबर्स कमिटी था, उसमें जो भी रिपोर्ट उन्होंने दिया उसके बेस पे अभी जो पार्टी ने यानी सोनिया गांधी जी ने जो डिसीजन लिया है वो है एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, बराबर है। दूसरी बात कहेंगे, अभी आईपैक की बात करेंगे तो आईपैक की जो उपस्थिति है, यानी वो एक प्राइवेट कंपनी है प्रशांत किशोर जी की, जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का काम करती है। और आप इसका इतिहास देख ले तो सबसे पहले 2011 में उन्होंने कुछ सिटीजन फॉर अकाउंटेबल ग्रुप करके कुछ बनाया था और मोदी जी के लिए कैंपेन चालू किया था। और वो लोग जो स्ट्रैटेजी और मार्केटिंग मुद्दा बनाते हैं, जैसे चाय पे चर्चा थी या रन फॉर यूनिटी 3D रैलीज, तो अभी जब कोई प्राइवेट एजेंसी है वो कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो उनका खुद का इंटरनल डिसीजन है, बराबर है, कि वो कैसे काम करेंगे। जैसे आपने बताया कि 2023 में कोई दूसरी पार्टी के साथ उन्होंने ऑलरेडी कुछ MOU साइन कर लिया है, तो वो कंपनी अपने हिसाब से उसके साथ काम करेगी। लेकिन जब वही कंपनी अगर कांग्रेस कोई ऐसा डिसीजन लेती है, सोनिया गांधी जी कोई ऐसा निर्णय लेती है कि भाई ये जो है वो कांग्रेस के लिए काम करेगा, तो डेफिनेटली जो प्रोफेशनल लोग होते हैं
वो दोनों ग्रुप के लिए काम करते हैं। कांग्रेस के लिए उनकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, वो पार्टी के लिए उनकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। वो तो आने वाले दिनों में वो पता चलेगा कि वो कैसे काम होता है। पर सबसे पहले तो प्रश्नार्थ यही है कि अभी तक कांग्रेस ने ऐसा कोई नाम घोषित नहीं किया है, ऐसा कोई डिसीजन घोषित नहीं किया है। और जब तक प्रशांत किशोर की बात है तो मैं ऐसा बता पाऊंगा कि एज एन इंडिविजुअल के वो एक सक्सेसफुल व्यक्ति है जिन्होंने भारतीय राजनीति के अंदर खुद का एक आयाम खड़ा किया है। और जिस तरह से उन्होंने काम किया है तो देश के अंदर वो खुद को एक एस्टैब्लिश कर पाए हैं। और वो एस्टैब्लिश करने के बाद उन्होंने एक माइलस्टोन्स अचीव किए हैं कि भाई इतने सारे रिजल्ट्स मैंने दिए हैं। पर अभी मैंने एक ऐसे ही पढ़ा था तो कोई एनडीटीवी के इंटरव्यू में भी उन्होंने बताया था कि मैंने बहुत कुछ ऐसा कर लिया, अभी कुछ नया करना चाहता हूँ। तो वो क्या नया करना चाहते हैं वो अभी तक बाहर नहीं आए। लेकिन जिस तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो एआईसीसी में उन्होंने कुछ प्रेजेंटेशन दिया है तो वो प्रेजेंटेशन का जो भी निष्कर्ष निकल के आएगा आने वाले दिनों में वो देखना रहेगा। लेकिन अब तक जब कांग्रेस की बात है तो अभी तक कांग्रेस का ऐसा कोई नीतिगत या निर्णय पार्टी ने अधिकृत तौर पे कहीं पे दिया नहीं है कि प्रशांत किशोर हमारे साथ ऑफिशियली जुड़े हुए हैं। यानी अभी हमको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। रही बात स्ट्रैटेजी की तो कांग्रेस अपने हिसाब से आप देखें तो बहुत ही कार्य करता है, जहां पे भी जरूरत है लोगों के साथ काम करता है। ऐसा नहीं है कि आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है इसलिए कांग्रेस खत्म हो गया या है उसका कार्यकर निराश हो गया है। हम तो जहां पे भी जाते अगर देखो तो कांग्रेस के लोग हमेशा लोगों के साथ जुड़े रहे हैं। और एक बात बोली जाती है कि अगर आपको किसी की सेवा करनी है, बराबर है, तो आप जो सेवा का कार्य करते हैं तो वो कांग्रेस है, ऐसा लोग बातें करते हैं। तो यानी हम लोग हमेशा लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। पर जो रिजल्ट की बात करते हैं तो जैसे हमारे भरत भाई ने बताया कि 40% लोग से ही आज जो चुनाव का रिजल्ट आता है तो हमें डेफिनेटली वो रिमेनिंग 60% है उस पे कैसे काम करना है, कैसे वो जो शेयर है वो 5 to 10% बढ़ाना है, कैसे वो लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा करना है। जैसे हमारा जगदीश ठाकुर जी अभी आप देखें तो जो महंगाई अगेंस्ट में आज पूरे गुजरात के अंदर हर एक जिले में कार्यक्रम था। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस लेकर आ रही है और लोगों के बीच में है। तो आने वाले दिनों में अगर हिस्ट्री की बात करें, जैसे प्रशांत किशोर का पूरा इतिहास देखें तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप चुनाव जीता। इस तरह अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर गुजरात के आने वाले चुनावों की बात करें तो 2002 से लेके 2017 तक का उनका जो टोटल सीट टैली है अगर वो देखेंगे तो 127 से घटकर 99 तक आ गया था। तो लोगों के अंदर एक अराजकता है, वो विश्वास नहीं रहा है। और जो मोदी फैक्टर था वो फैक्टर के अंदर भी बहुत सारा आज प्रश्नार्थ चिन्ह है लोगों के लिए, क्योंकि जो जुमलों के साथ ये पार्टी चुनाव में आती है तो वो जुमले अभी लोगों को पता चल गया है कि ये जुमले होते हैं। जब हकीकत की बात आती है, जब लोगों के सुखाकारी और फायदे की बात आती है तब ये सरकार बोल देती है वो तो चुनावी जुमला था। तो आने वाले दिनों में अभी लोगों को पता चल गया है कि महंगाई क्या है, बेरोजगारी क्या है, जुमले क्या होते हैं। तो ये लोग जब भी अपने मुखपत्र में कुछ लेके आएंगे तो मुझे तो विश्वास है कि लोग अभी उनके लोकल लेवल पे सवाल पूछेंगे। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र से पूछना चाहूंगा कि आप ऐसा बोलो कि अभी महंगाई नहीं है, अभी महंगाई नहीं है, पेट्रोल 100 रुपया नहीं है, एलपीजी सिलेंडर 1000 रुपया नहीं है, ऐसा सब जो है वो अपने ऑन एयर स्वीकारे कि अभी महंगाई नहीं है, ऐसा बोल दे तो बहुत ही हो गया। इतना ही मेरे लिए काफी है। जलपा जी जी आपकी और संजीव जी यहाँ पर आना चाहूंगी। मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है कि विपक्ष एकजुट पहले हो पाएंगे नहीं, क्योंकि एक गठबंधन होता है जो चुनाव से पहले होता है और एक गठबंधन वो भी होता है जो चुनाव परिणाम के बाद होता है। गठबंधन और अलायंस ये सब राजनीति की एक सिस्टम है। पर जब हम प्रशांत किशोर की आज बात कर रहे हैं तो उनका सक्सेस रेशियो 85 to 90% है, पर वो नेतृत्व के साथ में है। ज्यादातर जहां पर बीजेपी नहीं है और जहां पर प्रादेशिक पार्टी है
वो वहीं पर ही मतलब सही हुए हैं, या तो उनको सफलता मिली है कि जहां पर स्टेट यानी इलेक्शंस भाजपा है। के साथ जो दोस्ती है प्रशांत किशोर की वो टूटेगी नहीं। नहीं, वो दिखाई देता है क्योंकि वो मोदी जी जी के बहुत बड़े फैन हैं। जी शायद आप देखने जाए तो 2017 के इलेक्शन में कांग्रेस को यूपी का सपा का साथ यूपी के इलेक्शन में दिया था, जी तो कांग्रेस को साइकिल पे बिठाया था, पर वो साइकिल भी उसके साथ में गिर गई। जी। तो दैट वाज लेकिन आल्सो ए तब तो स्ट्रेटेजी ऑफ उनकी प्रशांत रणनीति किशोर। पर ज्यादातर कांग्रेस के ही नेताओं ने मना कर दिया था कि हम उस पर आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं, पर वो दैट वाज अ स्ट्रेटेजी ऑफ प्रशांत किशोर। जी तो अभी उसके बाद में अभी हम कैप्टन अमरिंदर की पहले की बात करते हैं, द फर्स्ट जी टर्म की, पर सेकंड टर्म में अभी नहीं चले हैं। तो मतलब इसी बार भी जो पर अमरिंदर जी आपको पंजाब सोचना से है कि इलेक्शन क्यों लड़े। नहीं चले, क्योंकि इस बार तो भाजपा के साथ थे वो। हाँ, नहीं पहले मतलब अकेले थे मेरा कांग्रेस कहना में, तब यही तो है। जीत गए थे। हाँ हाँ, मैं यही बात पे आता हूँ कि भाजपा का भी साथ था, अकाली दल का भी साथ था, कैप्टन अमरिंदर भी साथ था, जी फिर भी कैप्टन अमरिंदर नहीं चले, किशोर प्रशांत की स्ट्रेटेजी नहीं चली। क्यों नहीं चली? मेरा कहना ही यही है कि लीडरशिप का जो मुखौटा है, जो मेन लीडरशिप है, कैप्टन अमरिंदर को अभी पंजाब के लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, चाहे वो अकाली दल के साथ में हो या बीजेपी के साथ में हो, प्रशांत किशोर के साथ में हो। तो यही बात प्रशांत किशोर को पता है, इसीलिए प्रशांत किशोर ने भी इन लोगों को सुझाव दिया है कि भाई आपका जो वन परिवार वन पार्टी है वो नहीं चलेगा, आपको एक एक्सटर्नल एक प्रेसिडेंट बनाना पड़ेगा। देखिए ये कांग्रेस कब तक ये कोई और आदमी को प्रेसिडेंट बनाने के लिए जी मैं कहता हूं कि अगर सफल होते हैं तो एक और बात है। और जी। सबसे बड़ी वैसे कांग्रेस का क्या इंटरनल भाजपा में सेकंड केडर तैयार है? भाजपा में बहुत, देखिए आप देखने जाए तो इतने मतलब सारे मोदी नाम नहीं है तो भारतीय कौन? जनता पार्टी में। मोदी नहीं तो मतलब बहुत सारे लोग हैं, मोदी नहीं होंगे जी तब उनके वक्त पे हमारे पास पूरा कैडर है, और जी मोदी नहीं है तो भी बहुत बड़े दिग्गज कार्यकर्ता है, हमारे सीनियर कार्यकर्ता है, राजनाथ सिंह है, हमारे अमित भाई है, जेपी नड्डा जी है, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी है, स्मृति ईरानी जी है, जी। मतलब और बहुत सारे कहीं ऐसे ना कहीं लोग हैं आपने जिनको योगी आप आदित्यनाथ का उल्लेख नहीं किया इसमें, नहीं, योगी जी भी कि है। हमें तो ऐसा योगी जी लगा मैं था कि समझता शायद हूँ उसके बुलडोजर बाद में बाबा आते का हैं। क्रेज बढ़ता जा नहीं, रहा है। मैं समझता हूँ योगी जी जी इन मैंने जो नाम बताया ना उसके बाद में आते हैं, इसीलिए जी बाद में आते हैं कि वो सब योगी इज अ स्टेट लीडर। जी। दैट्स व्हाई लेकिन मैंने मोदी ये जी भी बात तो कही। और मुझे मुख्यमंत्री ही सबसे थे गुजरात के, उसके बाद पीएम बने। नहीं नहीं, वो देखिए हर कोई बंदा मोदी नहीं जी होता। जी हाँ, ये भी है। और हर कोई बंदा योगी भी नहीं, तो ये दोनों की स्ट्रेटेजी अलग है। पर कांग्रेस को जो जी उसकी मतलब जो हार होती है, या तो कांग्रेस जो पीछे है, उसकी इंटरनल जो विग्रह है। अभी गुजरात में जैसे जगदीश भाई ठाकुर को प्रेसिडेंट बनाया है तो पूरी पटेल लॉबी नाराज है। वडोदरा में ऋत्विज जोशी को प्रेसिडेंट बनाया है तो उनके तत्कालीन प्रेसिडेंट प्रशांत पटेल ने एक नया ग्रुप बना दिया, लोक मित्र कर। मेरे दोस्त निकुल भाई को भी वो पता है। जी और लोक मित्र में वो सारे लोग हैं जो प्रशांत पटेल के साथ में उनके कार्यकाल में कार्य कर रहे थे। आज ऋत्विक जोशी के कार्यकाल में वो कोई भी लोग नहीं है, और अभी एक ही पार्टी में 60-60, 17-17, 80-80 लोग महामंत्री बनाते हैं। तो मतलब उनका वो लोग खैरात करते हैं, पोस्ट की भी खैरात करते हैं, और साथ में खैरात करने के बावजूद भी पूरा पटेल परिवार, वो चाहे पूरे गुजरात का हो, जैसे हमारे भारत भाई राजगौर ने बताया कि जो बड़े बड़े दिग्गज नेता है उनको साइड लाइन पे रखा है, तो वैसा हर जगह पर है। पूरे वडोदरा में देखा जाए तो हमारे पूरा पटेल समाज नाराज है, पूरे गुजरात में देखा जाए तो पटेल समाज नाराज है। उनके उनके कार्यकारी प्रेसिडेंट जो यंग प्रेसिडेंट है, जिनको मतलब वो बड़े प्यार से लाए थे, आज वो भी बड़े नाराज है, वो भारतीय जनता पार्टी के गुणगान गाते हैं। तो मतलब ये हर जगह पर कांग्रेस के विग्रह ही उनको तोड़े हुए हैं, तो उसमें हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। जैसे जैसे और राहुल गांधी उनका दौरा चलाते जाएंगे, हम तो कहते हैं हर बार कि भाई ही इज आवर बेस्ट कैंपेनर, और जितना उनका ज्यादा भाषण देते हैं उतना भारतीय जनता पार्टी को अच्छे वोट मिलते हैं। जी आपकी और यहाँ पर भरत जी आना चाहूंगी। मुद्दा यहाँ पर 2024 को लेकर जब हम चर्चा कर रहे हैं तब मुद्दा ये भी है, जैसे मोदी लहर थी, जैसे 2014 की बात करें, चलो 2019 में भी कुछ ऐसा हो गया कि उन्हें फिर एक मौका मिल गया, लेकिन 2024 के लिए अभी तो वैसे बुलडोजर ही नजर आ रहा है।
क्योंकि भाजपा अक्सर ये करती है कि 2-2.5 साल पहले ही कुछ एक मुद्दा लेकर उसे धीरे धीरे पूरे देश में मतलब कुछ अलग अलग राज्यों में उस तरह फैलाती है कि 2024 में उन्हें वो जीत दिला पाए। आपने जो कहा, अब मुझे थोड़ा, मैंने उसके ऊपर हो रहा हूँ, इसलिए कि बुलडोजर सिर्फ एक काम, बुलडोजर की वजह से तो पटनी वाले बाद में लोगों के पास वो अपनत्व अब आना जरूरी है, तो ही 2024 जितना आराम से जीत पाएंगे भारतीय जनता पक्ष। कांग्रेस का भी वही हाल है। कांग्रेस को जो मैंने पढ़ रहा था अभी, लोगों के साथ जुड़ा किसी भी पार्टी का नहीं। हाँ, मोदी साहब थोड़े बहुत हैं, जाते हैं थोड़े दिन, 15-20 दिन के लिए तो पूरा बदल सकते हैं, क्योंकि उनका लोगों के साथ जुड़ाव बहुत बढ़िया होता है। वो कांग्रेस में शायद अब किसी के पास, अब मान लीजिए कोई त्योहार आया, आपके ऊपर भी आता होगा, अर्जुन भाई मोढवाडिया का आया, शक्ति गोयल का मैसेज है, तो मैसेज से क्या है? मैसेज तो लोग हैं या मीडिया में तो जानते हैं कि उन्होंने एक मीडिया में किसी को दे दिया 50,000 लोगों को मैसेज भेज। अर्जुन भाई को जब हम पूछे, शक्ति को पूछे या भरत सिंह को पूछे, तो आपने मैसेज भेजा? हाँ बोला, तो आपको मैसेज सबको भेजा था, बोला था इसलिए भेज दिया। अब ये चीज नहीं है, लोगों के जुड़ाव, लोगों के काम, लोगों को एक विश्वास खड़ा होना चाहिए। अभी बीजेपी जो एक क्या कर रही है, खास करके हिंदू कम्युनिटी में असलामती की जो भावना है, इनसिक्योरिटी फीलिंग्स, वो इनसिक्योरिटी फीलिंग्स थोड़ी मेरे ख्याल से बढ़ा रही है, और इसी वजह से लोग, जैसे हमारे में एक पुरानी कहावत है कि भय बिन प्रीत नहीं, ये भय पैदा करके हम प्रीत करवाते हैं। इसके बजाय अगर लोगों के सामने, मैं पिछले डिबेट कितनी बार बोल चुका हूं कि लोगों को कहना ही नहीं पड़ेगा कि आप वोट देने जाओ, वो मेरा वोट सीधा उसी पर पड़ेगा, कमल पर ही पड़ेगा। अब पहले तो कायदा था, खुद इलेक्शन कमीशन ने कायदा बनाया था कि किसी भी कुछ नहीं लिख सकते। आज आप अहमदाबाद तक में देखिए, बाकी सब जगह देखिए, उन्होंने क्या किया, शासन में है इसलिए बोलने वाला कोई है नहीं। हमारे और जितनी भी जैसे कि जितनी भी पार्टी सब दीवारें हैं, कॉलेज की दीवारें हैं, सब पर कमल बना दिया, नीचे भाजपा। ये तो आपने पब्लिसिटी कर रहे हैं। लोगों को जो विश्वास होना चाहिए वो लोगों को खींच लाएगा वोटिंग बूथ तक। अगर वो बूथ तक ले पाए तो फिर उनको कोई स्ट्रेटेजी करनी नहीं पड़ेगी, और उन्होंने अगर ऐसा कर दिया तो चाहे पीके हो चाहे कोई भी हो, किसी की स्ट्रेटेजी मेरे ख्याल से काम नहीं आ सकती है। ये करना पड़ेगा, और ये अभी स्ट्रेटेजी बहुत समय है, कांग्रेस वाले भी कर सकते हैं। मुझे तो, मैंने आप वाले को भी कि आप एक हमेशा के लिए टेबल रख दीजिए, चाहे आप कुछ करो या ना करो, लोगों की फरियाद लेने के लिए एक टेबल रख दीजिए। हर एक गांव में, हर एक जिले में, हर एक तालुका में, गांव छोड़िए, इतना बड़ा न आयोजन कर सकें, पैसे तो जैसे करीबन 5,000 करोड़ बीजेपी के पास है, और इनके पास तो 586 करोड़ ही, 10% ही है कांग्रेस के पास। मगर एक टेबल तो रखिए, कम से कम लोगों की फरियाद सुनने के लिए, फरियाद लिखने के लिए एक लिखने वाला बिठाना है। वो अगर कर दिया तो पीके की भी स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप लोग, 2 साल हैं, कांग्रेस वाले कर सकते हैं, बीजेपी वाले भी कर सकते हैं। बीजेपी वालों ने तो अभी जुड़ाव बहुत कम हो गया है लोगों के साथ, सिर्फ मोदी साहब आते हैं तब जुड़ाव होता है। भूपेंद्र भाई आए हैं तो अच्छा है कि थोड़ा बहुत लोगों के साथ जुड़ाव बना है 2022 के लिए या 2024 के लिए। तो ये जो करना चाहिए, लोगों की दिक्कतें कम हो। आप, डॉक्टर साहब ने कहा कांग्रेस की तरफ से कि महंगाई बढ़ी है, नहीं है ऐसा कोई कह दे, वो छाती ठोक के कोई नहीं कह सकता है। महंगाई बढ़ी है, लोग परेशान है, मगर फिर भी हमारे पास कोई जब विकल्प नहीं होता है, विदाउट ऑप्शन हाउ कैन वी चूज। और ऑप्शन आप जब खड़ा करोगे तब ऑप्शन ऐसा होना चाहिए, लोगों में विश्वास खड़ा होना चाहिए
कि ये हमारा काम, हमारी दिक्कतें कम करेगा, हमारी मुश्किलें निपटाएगा। मेरे ख्याल से ये स्ट्रेटेजी काम आई है पीके की। बाकी पीके ने तो बना दिया है, प्रशांत जी ने तो बहुत बढ़िया बनाया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना वो लोगों के हाथ में है। और मैं हर बार बोलता हूँ, कंप्यूटर में आप चाहे कितना भी बढ़िया प्रोग्राम बना दे, आखिरकार उसका इम्प्लीमेंटेशन लोगों के हाथ में होता है। वो इम्प्लीमेंटेशन करने लोग अगर सही मिले, आपने सही चुन लिए, देन यू विल बी द विनर। जी बिल्कुल। आपकी और ज्योति जी यहाँ पर आना चाहूंगी। जैसे यहाँ पर भरत जी ने भी कहा कि एक ऑप्शन की लोगों को तलाश रहती है कि चलो हम इसे मत ना दे तो किसे दे, और कहीं ना कहीं चेहरा भी लोग इसीलिए ढूंढते हैं क्योंकि वो समझ पाए कि ये इनकी पर्सनालिटी किस तरीके की है। अगर हम इन्हें चुनते हैं तो आगे ये क्या फैसले ले पाएंगे, या तो फिर इनका इतिहास कैसा रहा है, इन्होंने क्या क्या काम किया है। सही बात है जल्पा जी, मैंने पहले भी अपने एक डिबेट में कहा था कि वैसे देखो तो वैधानिक नहीं है मुख्यमंत्री का चेहरा पहले से डिक्लेयर करना चुनाव के वक्त, लेकिन मैं इसकी फेवर में हूँ क्योंकि लोगों को कम से कम पता तो होता है कि उनके राज्य की कमान कौन संभालेगा, तो वो उसे चाहते भी हैं या नहीं, तो ये एक बहुत क्लियर विजन हो जाता है लोगों के लिए। और भाजपा ने ये बात बहुत जल्दी पकड़ ली, तभी वो हर राज्य में अपना एक चेहरा बना देते हैं। अब कांग्रेस यहीं पे कॉन्फिडेंट नहीं हो पाती क्योंकि अगर वो पहले से बता देते हैं तो चुनाव के वक्त ही खींचतान शुरू हो जाएगी, तो वो अधर में लटका दिया जाता है कि भाई देखेंगे, जीतने के बाद सोचेंगे। तो ये मनोवैज्ञानिक असर होता है, हम वैधानिक लेवल पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन आखिर चुनाव है तो लोगों के लिए ही और लोगों के लिए, भले के लिए। तो अगर लोग चाहते हैं कि उन्हें चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री का चेहरा पता हो, तो उसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि बाद में भी देखते हैं कि जीतने के बाद जीतने वाली पार्टी में ये पद के लिए भी फिर बहुत अंदर खींचातानी होती है। तो उससे तो बेहतर है कि भाई पहले से पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी पता हो कि भाई हम किसके लिए काम करेंगे, और लोगों को भी पता हो कि हम जीताएंगे तो भाई हमारा नेता कौन बनेगा 5 साल के लिए। तो ये चीज मनोवैज्ञानिक रूप से काम करती है। बाकी हाँ, ये बात जरूर है कि लोगों के पास कभी कभी विकल्प नहीं होता है, तो वो मजबूरी में अगर किसे जिताते हैं तो जीतने वाले को ये नहीं समझना चाहिए कि उनको जनता को उनसे बहुत प्यार है। बस यही बात है कि मजबूरी होती है, और मजबूरी और प्रेम में बहुत फर्क होता है, क्योंकि प्रेम के लिए कभी आपको एडवर्टाइज देने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रेम खुद ब खुद वोट में कन्वर्ट हो जाता है, और वो प्रेम कब मिलता है कि जब आप उनके लिए उनके बीच काम करते हो। लेकिन अब बदकिस्मती ये है हमारी कि जब कोई भी पक्ष, फिर वो कांग्रेस भी हो भाजपा भी हो, दोनों पक्ष आ गए मेन, कि जब विपक्ष में बैठा होता है तब प्रजा के मुद्दे बहुत जोर शोर से मतलब उठाए जाते हैं, और इतने वायदे किए जाते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो बहुत कुछ बदल जाएगा। अब जब वो पक्ष सत्ता में आ जाता है तो फिर वो वही करता है कि जो आगे वाला कर रहा था। तो जनता यही सोचती है कि हमने पार्टी बदली, हमारा क्या बदला, कुछ नहीं बदला। तो वही एरोगेंसी फिर सत्ताधारी पार्टी में आ जाती है, और जो सत्ता वाले जब विपक्ष में है तब वो फिर प्रजा की बात करने लगते हैं, और वो तब तक सत्ता में थे तब तक वो भी एरोगेंट बैठे थे। अब हम सालों से देख रहे हैं कि ये खेल चल रहा है कि 10 साल इसके पास सत्ता रहती है, 10 साल उसके पास रहती है, बिहेवियर वही होता है। अभी कांग्रेस बहुत बातें कर रही है, प्रजा के मुद्दे उछाल रही है, ठीक है, लेकिन प्रजा के बीच में काम कौन कर रहा है? अभी दोनों में से कोई पक्ष इतना काम नहीं कर रहे हैं। सही बात में तो बहुत कुछ अगर हो रहा है समाज में, तो वो सच्चे अर्थ वाले जो एनजीओ है, वो पेड़ वाले नहीं, जो सही मायनों में समाज सेवक हैं, उनकी वजह से बहुत कुछ उत्थान होता है। नो डाउट उनको सरकारी योजनाओं से पैसे मिलते हैं, लेकिन वो पैसे निकालने के लिए भी उनको बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, ये भी हकीकत है। लेकिन अगर आप सत्ता का मतलब वायदा करते हो उस वक्त कि हम प्रजा का ये करेंगे, तो फिर चुनाव के बाद वो सब गायब क्यों हो जाता है? तो यहाँ पे काम करने की जरूरत है, और लोगों को भी ये समझना है कि आप लोग अब है ना, सच में देखो कि आप एक्चुअली ये जो होती है एडवर्टाइजमेंट, वो एक तरह से ब्रेन वॉशिंग का भी काम करती है। कि अब जैसे लग गया कोरोना में इतना केओस हुआ, लेकिन फिर उसके बाद हर चौराहे पे होर्डिंग लग गए थे कि भाई कोरोना में रूपाणी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था।
तो इतना वो यात्रा निकाली, जनसंपर्क यात्रा निकाली, हजारों तमाशे हुए। लेकिन अब ये होता है कि वैसे भी हमारी प्रजा बहुत जल्दी भूल जाती, 2024 आएगा तब तक कोरोना भूल चुकी होगी वो, उसका मिसमैनेजमेंट भूल चुकी होगी वो। तो उस वक्त जो तत्कालीन मुद्दे होते हैं, लेकिन हाँ, जनता को अगर अब जागृति की जरूरत है कि हमें पूरे 5 साल का हिसाब लेना है, सिर्फ वो लास्ट वाले 5 महीनों का नहीं, क्योंकि इसकी वजह से अब ये होता जा रहा है, लगभग हर पक्ष अमूमन यही कर रहा है कि जब चुनाव 8 महीनों पहले काम शुरू होता है जनता की, उसका तब नेता भी दिखते हैं, जनसंपर्क भी शुरू होता है, फिर बीच में सब गायब हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो दिखेंगे चुनाव के आगे के 6 महीने, पीछे के 6 महीने, इतना काम चलता है। और जैसे भरत जी ने कहा, मैं फुल्ली एग्री करती हूँ कि लोगों को उनकी शिकायतें सुनने वाला कोई है ही नहीं, तो कम से कम उनकी शिकायतें कोई सुन रहा है ये तो एहसास दिलाओ। जी होती है अगर उनकी सॉल्व तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सॉल्व होनी ही चाहिए। अब इतना अगर लाखों करोड़ों का बजट होता है, फिर भी ना रास्ते होते हैं ना शौचालय होते हैं, तो फिर ये लाखों करोड़ों का बजट जाता कहाँ है? तो लोगों को अब प्रश्न करने की जरूरत है जी कि भाई आपने हमारे एरिया में इतना सैंक्शन किया था बजट, कहाँ पे इस्तेमाल हुआ वो हमें पूरा दिखाइए। आप जो भविष्य में करने वाले हैं उसका पूरा रोड मैप दीजिए। हर पक्ष से ये डिमांड करने की जरूरत है जनता को कि आप 5 साल में कौन से वक्त तक कौन से काम खत्म करोगे। और अब तक इतने आपके वायदे हुए, या जो अभी जी बजट में हम देखते हैं कि पेपर में जाहिरात बड़ी बड़ी, मतलब भाषण दे देते हैं, तब स्टेज पे से बहुत कुछ डिक्लेयर होता है कि इतना मिलेगी, इतना ये काम करेंगे, इतना ये करोड़ों की ग्रांट पे ये जी सब होगा। लेकिन जब फिर वो लोन लेने जाओ पता चलता है कि सर्कुलर आया ही नहीं। तो ये सारी चीजें जो सिर्फ हेडलाइन बनाने के मकसद से की जाती है वो अब स्टॉप होनी चाहिए। तो कुछ चीजें तो अब मतलब अगर नीतिमत्ता से बंद करते हैं पक्ष, तो वो जनता की भलाई सोचते हैं, तो वाकई में कि भाई सिर्फ आप बोलने के लिए मत बोलो, अगर जी करना है तो बोलो, अगर कहा है तो फिर करके दिखाओ। तो ये नीतिमत्ता की बात आ जाती है, उनको कोई बाध्य नहीं कर सकता है। लेकिन फिर अब जनता को सोचना है कि सिर्फ बोलने में और व्यवहार में कितना फर्क है, और ये जी एडवर्टाइज से तो बिल्कुल प्रभावित नहीं होना है। ये मैं अपील करती हूँ आपके प्लेटफॉर्म से जाहिर जनता को। जी जी जलपा बिल्कुल। जी। आपकी और निकुल जी यहाँ पर आना चाहूंगी। 2024 की बात करें तो उससे पहले तो कई राज्यों में चुनाव आने हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस को कई राज्यों में तो मतलब जमीनी स्तर से ही शुरुआत करनी है, ऐसा मान सकते हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो आने वाले दिनों में जो भी चुनाव आएंगे उसमें खूबी डट कर सामना करेंगे, और जो जो भी मेहनत करनी है, क्योंकि हम लोग प्रजा के बीच में बहुत सालों से हैं, और जिस तरह डिलीवरी की बात करते हैं तो ये देश के अंदर कांग्रेस ने ये देश को जो दिया है, जैसे आप देख सके थे, लोगों को शिक्षण के अंदर दिया है, हेल्थ सेक्टर के अंदर दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी दिया है, ट्रांसपोर्टेशन में भी दिया है, एग्रीकल्चर में भी दिया है। तो जो डिलीवरी की बात है वो कांग्रेस ने कोई मॉडल बनाने की जरूरत नहीं है, मॉडल दिखाने की जरूरत नहीं। हमने ऑलरेडी ये देश के अंदर लोगों की सेवा में बहुत सारे काम किए हैं। अभी जब चुनाव की बात आएगी तो आने वाले दिनों में जो मेहनत है वो कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता डट के करेगा, और जो भी डिलीवरी है वो लोगों के बीच में दिखाएगा, और उसके लिए डेफिनेटली एक मेहनत की जरूरत है, और वो जो प्रजा तक जाने की जरूरत है वो कांग्रेस जाएगी। और जो जुमले की बात है वो लोगों के बीच में हम बताएंगे, क्योंकि ये जब जैसे हमारे राजकीय विश्लेषक जी ने बताया कि डेफिनेटली ये जो कैंपेनिंग मोड की जो सरकार है सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करती है, लेकिन जब डिलीवरी की बात आती है तो वो फेलियर डेफिनेटली लोगों के बीच में दिख रहा है आज। क्योंकि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार का जो वो जो झापट था लोगों के गाल पे, अभी लोगों को वो फील हो रहा है कि कितना वो जोर से लग रहा है। तो लोगों ने भी एक मन बनाया हुआ है कि अभी हम लोग जो एक्चुअल फैक्ट्स है, जो एक्चुअल थिंग्स है, उस पे जाके हम लोग हमारा वोट देंगे। तो डेफिनेटली वो जो वोट शेयर की जो बढ़ने की बात है वो कांग्रेस को मिलेगा, और डेफिनेटली हमें विश्वास है आने वाले दिनों में प्रजा एक विश्वास करके हमारे साथ जुड़ेगी, और जो भी है वो हम डिलीवरी की जो बात है जो जैसे पास्ट में दिया है आने वाले दिनों में हम लोगों को देंगे। जी
बिल्कुल। जल्पा जल्पा। आपके और संजीव जी यहाँ पर आना चाहूंगी। मुद्दा ये भी है कि 2024 की बात है, चलो आपको स्ट्रेटेजी तो तैयार रखनी है, लेकिन साथ ही स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट कार्ड भी उतना ही मायने रखेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट कार्ड है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले सब इलेक्शंस जीते हैं। चाहे वो जीएसटी हो, नोटबंदी हो, कोरोना हो, महंगाई हो, कुछ भी हो, पर लोग वोट देने जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनको पता है कि कौन अच्छा कार्य कर सकेगा। आज जीएसटी के हिसाब से जो टैक्स का कलेक्शन होता है, उसके हिसाब से कोरोना की रसीद पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भारत ने दिया है। आज आत्मनिर्भर भारत का जो डेवलपमेंट हुआ है, उसके जरिए 400 करोड़ अब्ज का एक्सपोर्ट हुआ है। तो ये सारे जो आंकड़े हैं, मैं डेवलपमेंट के आंकड़े गिनाऊंगा तो मतलब समझूंगा कि एक और अपने को एपिसोड होना चाहिए। पर जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, ट्रिपल तलाक का कानून हो, 370 हो, राम मंदिर हो, गुजरात में नर्मदा योजना का बंद बनाने का डेवलपमेंट हो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, बाबा आंबेडकर का एक भवन हो, ब्रह्मपुत्र नदी पर रिवर पर एक ब्रिज हो, लेह लद्दाख की टनल की जवाहरलाल नेहरू ने उसका शिलान्यास किया था, पर उनके कार्यकाल में वो कुछ नहीं कर सके, तो भारतीय जनता पार्टी को उसको बेखूबी पूरा करना। तो मतलब लोग समझते हैं, लोग जानते हैं कि कौन सुशासन कर सकेगा। एक जमाना था पाकिस्तान हर वक्त हमें लाल आंख दिखाता था, आज हमने उनको घर पे जाके मारा है। तो लोगों को ये भी पता है, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, लद्दाख के लोग हैं, उनको भी पता है कि नहीं, मतलब एवरीथिंग द डेवलपमेंट हैज बीन डन। और मैं तो ये वर्डिक्ट में कहूंगा कि प्रशांत किशोर जी ही पिछले 1-2 महीने पहले कह चुके हैं कि भाई नाउ भारतीय जनता पार्टी हैज अ 40+% व्हाट्सएप। तो आने वाले 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं पाएगा। ये जिन लोगों की ये सलाह मशवरा करते हैं, उन्हीं का ये निवेदन है। तो दैट इज ऑल्सो आई ओपनर फॉर द कांग्रेस। और मैं समझता हूं कि बिफोर 2024 हमारे लोकसभा के इलेक्शन से पहले 9+2 स्टेट्स में इलेक्शन स्टेट्स के आने वाले हैं। तो 11 स्टेट्स के करीब इलेक्शन आने वाले हैं, शायद ये 9 से 11 में सिमट जाएगा। तो उनमें एक काफी पहली प्रैक्टिस मैच भी हो जाएगी। और जिस हिसाब से वो स्टेट्स का डेवलपमेंट हुआ है, लोगों के साथ जुड़कर भारतीय जनता पार्टी 360 डिग्री 365 डेज 24/7 उनके कार्यकर भी कार्य करते हैं, लोगों के साथ में रहते हैं। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि जिनके घर पर, जिनकी सोसाइटी में रोड बने हैं, जिनको आयुष्मान भारत कार्ड की योजना से उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, वो सभी लोगों के दिलों में भारतीय जनता पार्टी का सुशासन है, उनका सुराज्य है, उनका आशीर्वाद है। अभी मेरे खुद के ड्राइवर का 15,000 तनख्वाह है, अभी उसको हार्ट अटैक आया, उसका हृदय का ऑपरेशन हमने बैंकर्स हॉस्पिटल में आया। अगर वो नहीं करवा पाता, उसके 4.5 लाख रुपया का एक्सपेंस हुआ, अगर आयुष्मान भारत कार्ड नहीं होता तो वो बैंकर्स हॉस्पिटल में, गुजरात की सबसे बड़ी हॉस्पिटल में, वो उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं कर सकता। तो उसका पूरा खानदान, उससे जुड़े सारे लोग सभी इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं कि जहां पर कादव कीचड़ था वहां रास्ते बने हैं, जहां पर पानी नहीं था वहां पानी आया है, जहां पर बिजली नहीं था वहां बिजली आई है। तो ये सारी चीजों मैं कहता हूं कि हर जगह पर आज भी नहीं पहुंचे, इसका मतलब आज भी नहीं पहुंचे, पर आने वाले दिनों में ये 0-0 हो जाए, लोग खुशहाल रहे, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को सब वोट करते हैं। और हमारा दायित्व बनता है कि हमारे भारतवर्ष के लोग खुशहाल रहे और माँ भारती का वैभव सदैव बढ़ा रहे। जी, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। तो आज का हमारा मुद्दा ये था कि कहीं ना कहीं मोदी लहर के सामने क्या प्रशांत किशोर की रणनीति चल पाएगी। ये प्रश्न अभी इसलिए भी उठ रहा है कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए काम ये कर सकते हैं, ऐसी बातें सामने आ रही है। लेकिन हाँ, अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। कुछ अगर कांग्रेस के अनुभवी नेताओं की बात करें, सीनियर नेताओं की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं इस पक्ष में नहीं है कि प्रशांत किशोर को साथ लेकर कांग्रेस को आगे की रणनीति बनानी चाहिए। शायद उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि कांग्रेस के खिलाफ, यानी कि कांग्रेस के सामने कुछ पार्टियां ऐसी है जिनके साथ प्रशांत किशोर के रिलेशन काफी अच्छे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि अगर हम इनके साथ आगे बढ़ेंगे तो हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो कार्य पूरी तरह से हम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन सामने वाली
पार्टियां जरूर इसका लाभ ले जाएगी। लेकिन ठीक है, आने वाला कल ही बताएगा कि आगे क्या होता है। 2024 में मोदी लहर लेती है या फिर कुछ और नया देखने को मिलता है। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।